पटना में जाके देखिए तो जितने बेड नहीं होते हैं हॉस्पिटल में, उससे ज्यादा मरीज इंतजार करते रहते हैं। करगहर को ही क्यों चुन रहे हैं आप? कि मैंने बाबा से यही मांगा है कि हमनी के बिहार के लइका बाहर मजदूरी करे ना जासन, आ जइबो करसन तो मजदूर बन के ना, मालिक बन के। अगर बिहार का लड़का अगर पलायन करे भी तो मालिक बन के पलायन करे, मजदूर बन के पलायन ना करे। हम लोग ये चाहते हैं। राजनीति में ना का मतलब ना नहीं होता है। वो तो इश्क की बात करें, इश्क में हाँ का मतलब तो ना, ऐसा कोई गाना है, आप राजनीति की बात नहीं, करने राजनीति लगे। में भी कहा जाता है कि चुनाव लड़ने के बाद पर अगर कोई कहे कि ना ऐसे बात नहीं है तो उसको ना नहीं नहीं, माना मैंने जाता है। मैंने ना नहीं कहा, हाँ। मैंने ये कहा प्रशांत किशोर जी जो राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर के बहुत सारे लोग सवाल भी अब उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस बात को लेकर के कह रहे थे कि हमारा राजनीति करने का तरीका अलग है, वापस से उसी पर लौट करके आ गए हैं। किस पर लौट के आ गए हैं। हाँ। ये कौन सी बात वही होती है? विरोध अगर आप करने वाला भ्रष्टाचारी हैं, आप हत्यारे हैं, तो आपको बोलेंगे नहीं। अगर आपको मैं बोल दूं चोर, ठीक है, तो आप अगर चोर नहीं हैं तो बोलेंगे ना, अरे कैसे बोले आप चोर। करगहर का आप जिक्र किए हैं, जन्मभूमि का जिक्र किए हैं, हमको याद आया कि प्रशांत किशोर जी जिक्र किए थे कि उनका भी जन्मभूमि है और उसके बाद इस बात की चर्चा खूब शुरू हो गई कि प्रशांत किशोर करगहर से लड़ना चाहते हैं। कोई मंत्री 5-5 200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है? हमारा आपका पैसा है ना। बिल्कुल। आप समझिए, जब उसके पास अगर अब 200 करोड़ का तभी पता चला है, 500 करोड़ का फिर होने वाला है उसका। तो अगर किसी की नॉलेज में है कि इसके पास 700 करोड़ की संपत्ति है, तो बिना नॉलेज के कितना होगा सोचिए एक बार। और ये पैसा जाता कैसे है? जनता को क्यों चुनना चाहिए रितेश पांडे को? वो रितेश पांडे जो एक कलाकार हैं, जो अपने फ़िल्मों में व्यस्त रहते हैं, अपने स्टेज शो में व्यस्त रहते हैं, अपने गानों के कारण व्यस्त रहते हैं। जनता उनको क्यों चुने? क्या रितेश पांडे उन समस्याओं को समझेंगे जो जनता समझ रही है? बड़ा फील्ड भी है बाबू जगजीवन राम जी के नाम से। उसकी इतनी व्यवस्था खराब है कि उसमें मैं कुछ दिन पहले गया था तो बत्तख-वत्तख चल रहे थे। वो कोई जगह बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था ही नहीं थी। अब आप अब उस फ़ील्ड स्कूल में भी स्कूल की क्या व्यवस्था है तो सबसे किसी से छुपा नहीं है। अब जैसे रितेश पांडे भभुआ नहीं, हम जो हमें आदेश मिलेगा, पार्टी की सेवा करते रहेंगे। जिस प्रकार से पार्टी की बात को हर जगह पहुँचा रहे हैं, पहुँचाते रहेंगे। हम 400 गाँव हैं तो 300 गाँव की समस्या मैं बता रहा हूँ। जल निकासी की सुविधा ही नहीं है। जो नाली का पानी जो वेस्टेज होता है, जिसमें लाखों कीटाणु होते हैं हानिकारक, वो पानी गली में बहता है। वो गली बच्चों के पैर के माध्यम से घर में जाता है, लोगों को संक्रमित करता है, बुजुर्ग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। बहुत सारा पैसा लोगों का दवा में जाता है। और चिकित्सा की कैसी व्यवस्था है, किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो अगल-बगल कोई अस्पताल भी नहीं है जिसमें हम इलाज करा सके। सीधे लेके बनारस भागना पड़ता है, नहीं तो पटना। कि अगर हमें यहाँ का सेवा का मौका मिलता है तो करगहर क्षेत्र में अगर कोई इंटर करेगा तो लगेगा कि हाँ, ये होगा आदर्श विधानसभा। मैंने सपनों में वैसा आता है कि मतलब नीट एंड क्लीन, एकदम साफ-सुथरा, और कोई आते ही देखेगा कि अरे यार क्या जगह है। ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ करगहर मतलब को। मॉडल हम लोग तथ्यात्मक आरोप लगा रहे हैं। कोई भी चीज़ का बैंक डिटेल दे रहे हैं, उसका सबूत दे रहे हैं। ऐसे नहीं हवा में कोई आरोप नहीं लग रहा है। इस ऐसे ही नहीं लोग चुप मार के दबे पड़े हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मानहानि का नोटिस भी आ रहा है। मानहानि का नोटिस? अशोक चौधरी जी ने 100 तो करोड़ का उसके बाद मानहानि देखे ना, तो नोटिस तो हम भी आपको भेज सकते हैं कि भाई आप आए थे हमसे गलत सवाल पूछे तो आपको 1 करोड़ का, भाई हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं है, हम लोग तो 1 लाख का आपको मानहानि का नोटिस भेज देंगे। ये डीबीटी है कि ये रिश्वत है? पहले क्यों नहीं भेजे? पहले क्यों नहीं भेजे? पहले 400 से 20 साल में 410 रुपया हुआ था वृद्धा पेंशन। जब हम लोग आए, जब हम लोग लड़ाई लड़े, जब हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाए तो डर के मारे कि भाई 1100 कर दी। और कौन कर रहा है? आप समझिए, जैसे कि प्रशांत किशोर जी बार-बार इस बात को कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ काम किया है, उनके साथ रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर्सनली तौर पे चोर आदमी नहीं है। भोजपुरी का एक गाना है जो मुझे बेहद पसंद है। गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी। अब इस गाने का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद इस गाने को गाने वाले रितेश पांडे जी को भी ये पता नहीं होगा कि कभी बिहार में इसी मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आपको कमाने के लिए अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने परिवार को छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है और ये कितना बड़ा मुद्दा है हम आपको अपने कई वीडियोस के माध्यम से बता चुके हैं, दिखा चुके हैं
कहीं हम बच्चे से बात करते हैं तो वो बच्चा अपने पिता को याद करके रोने लगता है, तो कहीं किसी माँ के पास जाते हैं तो वो इस बात को याद करके रोने लगती है कि मेरा बेटा जिउतिया में घर नहीं है। और उसके बाद हमको लगता है कि पलायन इतना बड़ा समस्या है और वो बात नेताओं के कानों तक पहुंचती नहीं है, या फिर नेता उसको देखना नहीं चाहते हैं। कई नेताओं का बयान बहुत उलूल जुलूल आता है। एक नेताजी तो हमारे क्षेत्र के हैं जिन्होंने ये तक कह दिया था कि पलायन बहुत अच्छा चीज है, पलायन होना ही चाहिए, लोगों को बाहर जाना ही चाहिए। अब पलायन का बात बहुत हो गया। हम सोच रहे हैं कि बिहार की राजनीति को चूंकि कवर कर रहे हैं और बिहार में चूंकि नए नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो उनसे सीधा राजनीति के बारे में बातचीत किया जाए और जाना जाए कि जिस क्षेत्र में वो घूम रहे हैं, बिहार में जो घूम रहे हैं, उनको बिहार का समस्या कौन सा सबसे बड़ा लगता है और किस समस्या को लेकर के उनको लगता है कि सबसे पहले काम होना चाहिए। बात इस मुद्दे पर भी होना चाहिए कि जब उनको जिम्मेदारी मिलेगी, जब वो विधायक बनेंगे, तो वो अपने क्षेत्र में सबसे पहला काम कौन सा करेंगे। बात इस बात की भी होनी चाहिए कि अगर वो नहीं करते हैं तो इस बात की जिम्मेदारी तय कौन करेगा कि उन्होंने जो वादा किया था वो काम नहीं किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार रितेश पांडे जी। अब एक पहले ही बड़ा सा इंट्रो हम दे चुके हैं, इसलिए ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर पहुंचेंगे। स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। पिछली बार हमने इंटरव्यू किया था, खूब सारी बातें हमने की थी। उसमें हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि करगहर या भभुआ, शायद आपको याद हो। तो आपने बोला कि जहां से मौका मिल जाए। करगहर में आप घूम रहे हैं, सबसे पहला सवाल जो है ये कि जो घूम रहे हैं आप चुनाव को लेकर के, तो आपको करगहर का ऐसा कौन सा मुद्दा दिखाई दिया जिस पे काम होना चाहिए था, नहीं हुआ? करगहर में देखिए बहुत दुर्व्यवस्थाएं हैं। जिस प्रकार से पूरे बिहार में दुर्व्यवस्थाएं हैं, वैसे करगहर में भी बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं हैं। हमें सबसे पहले तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है, क्योंकि बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। बिना शिक्षा के लोग गरीबी और बदहाली से नहीं निकल सकते। जिस प्रकार से पूरे बिहार में साक्षरता दर सबसे नीचे है, जिस प्रकार से हम बिहार में सबसे गरीब, पूरे विदेश में सबसे गरीब राज्य हैं, तो बिना शिक्षा के तो इस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले नहीं हैं हम लोग। और इसके अलावा बहुत सारी दुर्व्यवस्था हैं, जैसे ये बगल में कोई एक बड़ा फील्ड भी है बाबू जगजीवन राम जी के नाम से, उसकी इतनी व्यवस्था खराब है कि उसमें मैं कुछ दिन पहले गया था तो बत्तख वत्तख चल रहे थे। कोई जगह बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था ही नहीं थी। अब स्कूल की क्या व्यवस्था है तो सबसे किसी से छुपा नहीं है। आप जिस फील्ड का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको एक चीज बता देते हैं। अभी हम गए थे वहां पे रिपोर्टिंग करने, एक भाई साहब मिले जिसका घर फील्ड के जस्ट बगल में था। वो बताएं कि 300 रुपया रोज कमाते हैं, 9,000 रुपया महीना कमाते हैं और 3 से 4,000 रुपया हर महीना जाकर के डॉक्टर को देते हैं, क्योंकि वहां से निकलने वाले मच्छर जो है उनके परिवार को बीमार करता है। बताइए ये परिस्थिति। और वो 6 तो लोगों फील्ड का की परिवार बात है ना होता है। भैया, वो तो फील्ड की बात है। बिहार के जैसे हमारे करगहर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, गलियों में चले जाइए, बहुत सारे गांव में, मैं कम से कम 400 गांव है तो 300 गांव की समस्या मैं बता रहा हूँ। जल निकासी की सुविधा ही नहीं है। जो नाली का पानी, जो वेस्टेज होता है जिसमें लाखों कीटाणु होते हैं हानिकारक, वो पानी गली में बहता है। वो गली बच्चों के पैर के माध्यम से घर में जाता है, लोगों को संक्रमित करता है, बुजुर्ग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बहुत सारा पैसा लोगों का दवा में जाता है। और चिकित्सा की कैसी व्यवस्था है, किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो अगल बगल कोई अस्पताल भी नहीं जिसमें हम इलाज करा सके, सीधे लेके बनारस भागना पड़ता है, नहीं तो पटना। ये स्थिति है हमारे करगहर की। करगहर की स्थिति और बिहार की स्थिति में क्या अंतर दिखाई देता है आपको? मैंने बताया तो कि सबसे गरीब राज्य बिहार है। जब बिहार में करगहर है तो क्या अंतर है? नहीं, मतलब करगहर की जो बेसिक सुविधाओं की आपने बात की, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, बिहार के अन्य देखिए पूरे बिहार में ये बदहाली है। ये जैसे आप इस विधानसभा में हैं तो ये देख रहे हैं, किसी और विधानसभा में जाएंगे तो वहाँ की दूसरी समस्याएं होंगी। अब पटना, मान लीजिए पटना की बात कर रहे हैं, पटना में जाके देखिए तो जितने बेड नहीं होते हैं हॉस्पिटल में, उससे ज्यादा मरीज इंतजार करते रहते हैं। करगहर को ही क्यों चुन रहे हैं आप? मैं चुनना नहीं हूँ, मैं तो हर जगह जा रहा हूँ। मैं छपरा भी गया था, सिवान भी गया था, हर जगह का दौरा कर रहा हूँ। मैं तो पूरे बिहार में जा हर रहा जगह हूँ। की जनता रितेश पांडे का डिमांड नहीं कर रही है, लेकिन तो ये हमारा गांव है, ये हमारी जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ये हमारी जन्मभूमि है। लोग यही इसी मिट्टी से निकले हैं, इसी मिट्टी के गरीब किसान परिवार के बच्चे हैं।
तो भाई लगाव तो थोड़ा ज्यादा होगा ही। करघर का आप जिक्र किए हैं, जन्मभूमि का जिक्र किए हैं, हमको याद आया कि प्रशांत किशोर जी जिक्र किए थे कि उनका भी जन्मभूमि है, और उसके बाद इस बात की चर्चा खूब शुरू हो गई कि प्रशांत किशोर करघर से लड़ना चाहते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने आकर स्पष्टीकरण दिया कि मेरा एग्जैक्ट वो मतलब नहीं था। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, अगर प्रशांत किशोर देखिए, करघर में अगर आए? आदरणीय प्रशांत जी करघर आके लड़ते हैं हम्म, तो ये हमारे करघर का सौभाग्य होगा। हम्म, वो अगर आके लड़ेंगे तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली होंगे। फिर रितेश पांडे भभुआ। नहीं, हम जो हमें आदेश मिलेगा पार्टी की सेवा करते रहेंगे। जिस प्रकार से पार्टी की बात को हर जगह पहुंचा रहे हैं पहुंचाते रहेंगे। हम्म, जो कोई क्योंकि कोई जनसुराज ऐसा दल है हम्म, जिसमें जुड़ने के बाद हमें पता चला कि अगर हम चुनाव नहीं भी लड़ते हैं हम्म, तो भी हम बिहार की अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो हम्म, मैं सिर्फ और ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए ही आया हूँ। हम्म, जैसी जिम्मेदारी मिलेगी, अगर पार्टी ये बोलेगी कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आप ये जिम्मेदारी संभालिए, उसको संभालेंगे। राजनीति में ना का मतलब ना नहीं होता है। वो तो इश्क की बात करें, इश्क में हाँ का मतलब तो ना, ऐसा कोई गाना है, आप राजनीति की बात करने राजनीति लगे। में भी कहा जाता है कि चुनाव लड़ने के बाद पर अगर कोई कहे कि ना ऐसे बात नहीं है तो उसको ना नहीं माना जाता है। मैंने ना नहीं कहा। हाँ। मैंने ये कहा अगर हमें जिम्मेदारी मिलती है लड़ने की, चुनाव लड़ने की, तो मैं लड़ूंगा। अगर नहीं मिलती है तो नहीं लड़ूंगा। मैं ये बात मान बोल लीजिए कि आपको करघर से लड़ने का मौका मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं, रहा हूं। रूट मैप क्या होगा आपका जो करघर में आप करेंगे, और प्लस टारगेट क्या सेट करके रखेंगे कि अगले 1 या 2 साल में वो चीज अचीव कर ले करघर? देखिए भैया, जो हम रूट मैप है पूरे बिहार के लिए रूट मैप है। सबसे पहले यहाँ अशिक्षा से निकालना है और गरीबी और बदहाली से निकालना है। जो लोग पलायित होके जा रहे हैं, पलायन करके बिहार से बाहर, उन्हें लाकर यहीं बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था करनी है। और दूसरा मैंने सोच के रखा है कि अगर हमें यहाँ का सेवा का मौका मिलता है तो करघर क्षेत्र में अगर कोई इंटर करेगा तो लगेगा कि हाँ, ये होगा आदर्श विधानसभा। मैंने सपनों में वैसा आता है कि मतलब नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, और कोई आते ही देखेगा कि अरे यार क्या जगह है। ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ करघर मतलब को। मॉडल विधानसभा मॉडल इन द सेंस कि मतलब स्वच्छ, साफ सुथरा, मतलब सारी चीजें थोड़ा मेंटेन हो, मतलब उस टाइप का स्थिति में करना चाहता हूँ करघर। प्रशांत किशोर जी लगातार बड़े-बड़े खुलासे कर रहे हैं। भाजपा नेता, जदयू नेताओं का मतलब लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें भी बड़े-बड़े आरोप उन्होंने लगाए। आप देखे हैं आज का प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस? देखे हैं। हाँ। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर के बहुत सारे लोग सवाल भी अब उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस बात को लेकर के कह रहे थे कि हमारा राजनीति करने का तरीका अलग है, वापस से उसी पर लौट करके आ गए हैं। किस पर लौट के आ गए हैं? हाँ। ये कौन सी बात वही होती है? विरोध अगर आप करने वाला भ्रष्टाचारी हैं, आप हत्यारे हैं, तो आपको बोलेंगे नहीं। अगर आपको मैं बोल दूं चोर, ठीक है, तो आप अगर चोर नहीं हैं तो बोलेंगे ना, अरे कैसे बोले आप चोर, हम चोर नहीं हैं, ये तो आप बोलेंगे ना। आप सोचिए, जिन पे आरोप लग रहा है, कोई आके कह रहा है कि नहीं नहीं ये आरोप गलत है, तो जब सच बोल रहे हैं तो उस आँच को आँच का लोग, कोई आगे खड़ा होकर अपना बचाव तक नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार, कैसे लोग हमारा नीति निर्धारण कर रहे हैं, कैसे लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। हत्यारे, चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार की जनता जानती नहीं थी। कोई एक आदमी ऐसा आया तो है जो बता रहा है इनकी सच्चाई। अब लोग जान रहे हैं कि भाई देखिए कितना भ्रष्ट आदमी है। ये तो 6 आदमी का मर्डर का एक आदमी पे इल्जाम लगा हुआ है, जो फर्जी सर्टिफिकेट देके बाहर आए हुए हैं। अब लोगों को जानने का तो कम से कम मौका मिल रहा है। इसमें गलत क्या है? सही तरीका है। बिल्कुल सही तरीका है। यही सही तरीका है, और क्या तरीका है? यही सही तरीका है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो हत्यारे हैं, उनका सच, उनका चेहरा सामने आना चाहिए। भाई जिनके ऊपर इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, उन लोग जानेंगे नहीं कि वो कैसा आदमी है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जनसुराज बहुत क्रांतिकारी काम कर रही है। मतलब फील्ड पर घूमने से लेकर के जनता के मुद्दों को उठाने तक की बात अगर हम करें तो, या फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना हो तो। आरोप नहीं, सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं हम लोग तथ्यात्मक आरोप लगा रहे हैं। कोई भी चीज का बैंक डिटेल दे रहे हैं, उसका सबूत दे रहे हैं। ऐसे नहीं हवा में कोई आरोप नहीं लग रहा है। ऐसे ही नहीं लोग चुप मार के दबे पड़े हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मानहानि का नोटिस भी आ रहा है। मानहानि का नोटिस
अशोक चौधरी जी ने 100 तो करोड़ का उसके मांगा बाद नहीं। देखे ना फिर तो नोटिस तो हम भी आपको भेज सकते हैं कि भाई आप आए थे हमसे गलत सवाल पूछे तो आपको 1 करोड़ का, भाई हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं है, हम लोग तो 1 लाख का आपको मनहानि का नोटिस भेज देंगे मेरे आप। पास उतना भी नहीं है भैया। अब मान लीजिए तो जो भी हो, मैं भी उतना बड़ा आदमी नहीं, मैं 100 करोड़ 200 करोड़ का 500 करोड़ का आदमी तो नहीं हूँ भाई। मैं तो भ्रष्टाचार कहाँ से भ्रष्टाचार करूंगा, तो मैं तो एक गरीब किसान परिवार का लड़का हूँ, खुद से यहाँ घर से ही निकला भाई, गाना गाए, अभिनय किए, लोगों ने पसंद किया, उसकी वजह से जो आशीर्वाद से उनके है वही है। बहुत ज़्यादा हम लोग न परिवार से पहले से कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, न अमीर हैं और ना कोनो बालू का ठेकेदारी चलाते हैं। यही है हम लोग का जो है सो है। ये बताइए कि जिस जनसुराज के लिए अभी रितेश पांडे खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जनसुराज को एक मौका दे, जनसुराज के मुद्दों को समझा रहे हैं, उस जनसुराज से पहले रितेश पांडे जब वोटर थे तो वो किस मुद्दे पर वोट दे रहे थे? जब हम देश के लिए, देश हित के लिए वोट किए थे, देश हित के लिए भाई, हमने सोचा था कि देश में कुछ अच्छा हो, इसलिए वोट किया था। वोट किसको किया था ये नहीं बताएंगे, ये तो हम ये हमारा पूछेंगे अधिकार भी है। नहीं। हाँ, ये लेकिन मेरा मन में यही सोच था कि भाई देश में जो अच्छा करे उसको वोट देंगे। जनता को क्यों चुनना चाहिए रितेश पांडे को? वो रितेश पांडे जो एक कलाकार हैं, जो अपने फिल्मों में व्यस्त रहते हैं, अपने स्टेज शो में व्यस्त रहते हैं, अपने गानों के कारण व्यस्त रहते हैं, जनता उनको क्यों चुने? क्या रितेश पांडे उन समस्याओं को समझेंगे जो जनता समझ रही है, पहली झेल बात कि रही मैं है? व्यस्त रहता था, हाँ। व्यस्त रहता था। अब मैं अपना लगभग 95% समय मैं अपने क्षेत्र में देता हूँ, 95। और थोड़ा 5% जो है वो जाते हैं, क्योंकि भाई घर परिवार है और कोई हमारा आमदनी का साधन है नहीं, तो हमारा भी परिवार है, परिवार चलता है और यहाँ पे इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, सब फैला हुआ है, तो उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 5% समय जाते हैं। क्यों मैं झूठ बोलूँ, मैं जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, लेकिन 95% समय हम अपने क्षेत्र को देते हैं। अगर हमें हमारे क्षेत्र की जनता मौका देती है तो हम 99% समय देंगे। क्या रितेश पांडे उन समस्याओं को समझेंगे जो जनता झेल रही है? जब हम वो झेल के बाहर गए हैं, जब झेल के बड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं, हमसे बेहतर कौन समझेगा भैया। जो हम तो राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब जो राजनीति में जो पैसा कमाने के लिए आ रहा है, राजनीति को अपना पेशा बना के रखा है, वो क्या समझेगा। हम तो कह रहे हैं कि सबसे बेहतर हम समझेंगे और सबसे बेहतर हम समझते हैं और दिल से समझते हैं। मैं किसी का दुख देखता हूँ तो मुझे खुद अंदर दुख होने लगता है। मैं खुद सैड हो जाता हूँ, मुझे अजीब सा फील होने लगता है कि भाई कैसे ये दुख है, इसका दुख मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जो हर संभव प्रयास करता हूँ दुख दूर करने का। तो मैं तो भाई सेंसिटिव आदमी हूँ, मैं समझता हूँ लोगों की तकलीफ को। मैं किसी को देखता हूँ तकलीफ में तो सबसे पहले मैं अपने आप को वहाँ खड़ा करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि उसको कितना तकलीफ होगा। भाई हम लोग एक कलाकार भी हैं, तो ऐसा है मन में, डायरेक्टर्स बोलते थे कि भाई किसी की तकलीफ अगर समझनी है तो एक बार सोचो कि वहाँ पे तुम हो। तो वैसे मैं सोचता हूँ, ऐसा मैंने सीखा। हाँ, और झेल के भी गए हैं। झेल के भी गए हैं। अंतिम 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि जब भी आप गाना गा रहे थे या गाने वाले थे, सबसे नीक बाटे सैयां किसानी, तो क्या आपने कभी सोचा था कि ये सच में बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है? ये सोच कर के ये गाना बनाया गया था या फिर मतलब एंटरटेनमेंट के तौर पे बना था? अब ये समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है? नहीं भैया, देखिए पलायन मुद्दा तो बहुत पहले से है। लोग, अभी मैं अपने क्षेत्र में ही एक गांव में गया, एक व्यक्ति थे, उनके 2 बच्चे थे। एक सूरत रहते थे और एक और कहीं शायद हैदराबाद वगैरह दूर। मैंने वो इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाला है। रात में उनको सांप काट दिया, वहीं पे मैं उनके घर पे, उन व्यक्ति को। अच्छा। उनके एक बच्चा उनका सूरत, एक बच्चा कहीं और था, मुझे जगह याद नहीं है। सोचिए कि अगर उनके बच्चे साथ होते तो वो मरते। उनके बच्चे साथ होते, उन्हें सांप काटा होता, वो चिल्लाए होते, बच्चे लेके हॉस्पिटल गए होते। अगर बिहार में रोजी रोजगार होता, रोजगार की व्यवस्था होती, तो उनके बच्चे जाते सूरत कमाने के लिए। अगर वो सूरत नहीं जाते बच्चे, तो वो आदमी आज जिंदा होते। सही बात है। आज वो जिंदा होते। तो ये परिस्थिति है हमारे बिहार की। लोग देखिए, अब इनडायरेक्टली तो वो मरे ना, वो तो मरे। कारण क्या कि बच्चा, कोई उनके घर पे सदस्य ही नहीं था उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए।
उसके पीछे कारण क्या कि यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है ये। और कोई अगर मान लीजिए कि कोई अगर कोर्स कर लिया बहुत बढ़िया, उसे कोई बहुत बड़ा बढ़िया जॉब मिल गया, वो अपने मैं गया था अभी बाबा बैद्यनाथ के यहाँ देवघर, तो किसी ने हमसे पूछा कि क्या मांगे बाबा से, तो हमने यही बोला उनसे कि मैंने बाबा से यही मांगा है कि हमनी के बिहार के लड़का बाहर मजदूरी करे ना जासन, आ जइबो करसन तो मजदूर बन के ना मालिक बन के। अगर बिहार का लड़का अगर पलायन करे भी तो मालिक बन के पलायन करे, मजदूर बन के पलायन ना करे। हम लोग ये चाहते हैं। पलायन तो और शुरू से ही मुद्दा था, इसीलिए मैंने वो गाना गाया था। पलायन और मजदूरी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो करगहर में जब हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो हमको एक चचा मिले जो बता रहे थे कि उनकी आमदनी कितनी है, ना तो उनके पास घर है, ना ही उनको आवास का लाभ मिला है, सरकारी आवास योजना का, ना उनके घर में बिजली है। तो ऐसी चीज़ों को जब रितेश पांडे सुनते हैं या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस देखते हैं लोगों के पास जाने के बाद, तो उस समय क्या विचार आता है? भैया ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। आप समझिए कोई मंत्री 5-5, 200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है? हमारा आपका पैसा है ना। आप समझिए जब उसके पास अगर 200 करोड़ का तभी पता चला है, 500 करोड़ का फिर होने वाला है उसका। तो अगर किसी के नॉलेज में है कि इसके पास 700 करोड़ की संपत्ति है, तो बिना नॉलेज के कितना होगा सोचिए एक बार। और ये पैसा जाता कैसे है? पब्लिक से ये छनते जिस प्रकार से सरकार पैसा भेजती है तो पब्लिक के पास छनते आता है। 100 रुपया इस भ्रष्ट सरकार में, भ्रष्टाचारी सरकार में भेजते हैं, सरकार भेजती है, तो वहाँ से यहाँ पे आते आते मान लीजिए 25 रुपया बचता है। वैसे ही यहाँ से 100 रुपया लेता है लोग, जो पब्लिक जनता से, भाई जनता का ही पैसा, ऑब्वियस है कि जनता का ही पैसा है, 200 करोड़ 500 करोड़ जो भी भ्रष्टाचार का जिससे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। तो आप समझिए कि यहाँ से 100 रुपया जाता होगा तो वहां पे 25 रुपया पहुंचता होगा। तो कितना अत्याचार और कितना भ्रष्टाचार हो रहा है जनता के साथ। सरकार तो ये भी कर रही है कि हम डीबीटी से सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, अब इधर उधर जाने का ये डीबीटी है कि ये रिश्वत है? पहले क्यों नहीं भेजे? पहले क्यों नहीं भेजे? पहले 400 से 20 साल में 410 रुपया हुआ था वृद्धा पेंशन। जब हम लोग आए, जब हम लोग लड़ाई लड़े, जब हम लोग उसके लिए आवाज उठाए तो डर के मारे कि भाई 1100 कर दी। और कौन कर रहा है? आप समझिए, जैसे कि प्रशांत किशोर जी बार बार इस बात को कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ काम किया है, उनके साथ रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर्सनली तौर पे चोर आदमी नहीं है। जिस प्रकार से मैं नहीं जानता हूँ, जैसा प्रशांत जी कहते हैं मैं वही बात बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि वो पर्सनली तौर पे चोर आदमी नहीं है, लेकिन वो अभी उस स्थिति में नहीं है। अगर ईमानदार आदमी है तो अगर उनके मंत्रियों पे इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, 200 करोड़ रुपए के गबन का, मतलब प्रॉपर्टी खरीदने का, 6 हत्या का आरोप, जो आप समझिए फर्जी सर्टिफिकेट देख के बाहर आने का, ऐसे में वो एक्शन लेते ना नीतीश कुमार जी, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं है कि वो एक्शन ले सके। इसलिए ये दुर्गति और ज्यादा बिहार की हुई है। और वो जो कर रहे हैं ये लोग किसी तरीके से कि भाई आ जाएं फिर से हम लोग फिर से लूटते खाते रहें, तो ये 4 भ्रष्ट मंत्री हैं और 4 भ्रष्ट अफसर हैं। इन्हीं के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर सरकार चल जाएगी तो हमारा सब खेल उजागर हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने कहा भी है कि जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद 100 भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों, पुलिस वाले प्रशासन के लोगों की, जो भ्रष्ट लोग हैं, अधिकारियों की सूची हम लोग जारी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उनको तो भाई जो भ्रष्टाचारी हैं उनको डर है कि भाई जनसुराज आ जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो आनन फानन में सारे फैसले हो रहे हैं, समझ जाइए। क्या लग रहा है कि इन फैसलों का जनता पर असर पड़ेगा? कुछ नहीं, जनता अब जाग चुकी है। जनता अब जाग चुकी है। जनता अब ये समझ चुकी है कि कोई हमको 2000 रुपया दे देगा, 5000 रुपया दे देगा, 10,000 रुपया दे देगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चलेगा। हमारा जीवन नहीं सुधरने वाला है। जीवन तभी सुधरेगा जब बढ़िया यहीं पे रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए पैसा मिलेगा। हम लोग कह रहे हैं कि 4% सालाना पे 5 लाख रुपए का ऋण देंगे हम लोग रोजी रोजगार की व्यवस्था यहीं करेंगे। हम लोग जो पूंजी का पलायन है उस पलायन को रोकेंगे।
हम लोग बुद्धि का जो पलायन है उस पलायन को रोकेंगे। हम लोग बिहार को एक बार फिर से ज्ञान की भूमि बनाएंगे। तो लोग जान चुके हैं कि ये अब बहलाने फुसलाने से जो इतने सालों से होता आ रहा है बिहार में, उससे अब कुछ नहीं होने वाला है, जब तक से हम खुद सक्षम नहीं होंगे। जब तक से, अब आपको हम 10,000 रुपया दे दिए, कल दिन चलेगा आपका पैसा? नहीं चल सकता। लेकिन अगर आपको कोई रोजगार दे दिए तो आपका जीवन भर चलेगा ना जी। तो अब जनता उतना बुर्बक नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। अंतिम सवाल है कि क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, क्या लग रहा है जनसुराज इस बार सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटें? और सीटें तो हमारे जो हमारे नेता कहते हैं वही बात है। या तो हम लोग वो कहते हैं कि या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम लोग अर्श पे ही रहेंगे। चलिए, अर्श पर रहने का अर्थ है कि डिसाइसिव बहुमत। ये बात प्रशांत किशोर जी खुद कहते हैं कि अर्श पे रहने का अर्थ है कि 170 प्लस सीटें। बाकी रितेश पांडे जी के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी? करगहर को लेकर के हमने जिस तरीके से बातचीत की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों में और कौन से मुद्दे शामिल होने चाहिए थे? इन सभी मुद्दों चीजों पर अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।